शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कांग्रेस की कारगुजार सदर सोनिया गांधी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसकी वजह से इन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यह जानकारी कांग्रेस के तर्जमान रणदीप सुरजेवाला ने दी है। बताया गया कि इन्हें कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के तर्जमान रणदीप सुरजेवाला ने मालूमात देते हुए कहा कि सोनिया गांधी की सेहत फिलहाल मुस्तहकम है, लेकिन इन्हें अस्पताल में डॉक्टरों की जेर निगरानी रखा गया है। उन्होंने सोनिया गांधी के तमाम खैरख्वाहों और पार्टी कारकुनान को उनकी दुआओं के लिए शुक्रिया भी अदा किया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था, जिसके बाद प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेसी रहनुमा मुतासिर पाए गए थे। तब से सोनिया घर से अलग थलग थी। आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद तशद्दुद मामले में कलीदी मुलजिम जावेद मोहम्मद के घर पर कार्रवाई हुई है। बुलडोजर के जरिए उनके मकान के हिस्से को मुनहदिम किया गया है। जावेद मोहम्मद के घर के बाहर बड़ी तादाद में फोर्सेस तैनात हैं। इंहिदामी कार्रवाई के ताल्लुक से कल ही नोटिस चस्पा किया गया था। इधर जावेद मोहम्मद के अहले खाना का कहना है कि जावेद मोहम्मद ने जुमे के दिन होने वाले एहतजाज न करने और शहर में अमन कायम रखने की अपील सोशल मीडिया पर की थी। न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत में वेलफेयर पार्टी के सदर कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि जावेद मोहम्मद जैसे इलाहाबाद तशद्दुद का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, मुजाहरे में मौजूद ही नहीं था। आपकी पार्टी के लोग उसमें शामिल बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो उसके मास्टरमाइंड है। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक इलाहाबाद का ताल्लुक है, जावेद मोहम्मद साहब जो हमारी पार्टी के वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और पहले वो साबिक रियासती जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो न तो मुजाहरे में शामिल थे, न उन्होंने कोई कॉल दी थी, न उसमें हिस्सा लिया था। वो अपने घर पे थे, उनको घर से उठाया गया। आपने ये भी कहा कि जो लोग सीएए मूवमेंट में शामिल थे उन लोगों को चुन चुनकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें आपको कहां से कोई लिंक नजर आता है? ये तो हमने देखा है, जितने लोग उठाए गए हैं वहां पर, जो उस मुजाहरे में शामिल नहीं थे, वो सब वो लोग थे जो सीए मूवमेंट में शामिल थे। जावेद साहब हों या उमर खालिद हो, वहां जो उमर खालिद हैं इलाहाबाद में, या और लोग हैं, और पुलिस खुद कह रही है ये वो सब लोग थे जो सीए मूवमेंट के अंदर में शामिल थे। चाहे वो जितने मुजाहरे हो रहे हैं, उन मुजाहरों में डेलिबरेटली कुछ लोगों को शामिल करवाया जा रहा है जो पत्थरबाजी करते हैं, और पत्थर के जवाब में फिर वो सब कार्रवाई होती है जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में डराने और धमकाने का माहौल बनाया जा रहा है। बुलडोजर के जरिए मनमानी तरीके से लोगों के मकानों को मुनहदिम किया जा रहा है। आज पूरे देश में माहौल डराने का, धमकाने का चला हुआ है। एक नई संस्कृति चल गई है, बुलडोजर संस्कृति, जिसका कि कहीं किसी के देश के कानून संविधान में कहीं उसका उल्लेख नहीं है। फिर भी मनमाने ढंग से जिसको चाहे उसका घर तोड़ दो, मकान तोड़ दो। ये संविधान इनके लिए कोई मतलब नहीं रखता। शपथ लेते हैं पद की, संविधान की शपथ लेते हैं, निष्पक्षता से काम करने का जनता को वादा करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेशों में और देश में पक्षपात तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को और कुछ विशेष वर्गों के खिलाफ आज ये अभियान चलाए हुए हैं। रांची में आरएफ और पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ है। एसएसपी रांची के मुताबिक तशद्दुद के मामले में 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें 22 अफराद नामजद हैं। इंटरनेट खिदमात बहाल की गई हैं, हालात मामूल के मुताबिक हैं। वहीं दफा 144 की बरकरारी या हटाए जाने के सिलसिले में बात हो रही है। एसएसपी ने मजीद कहा कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो स्थिति हुई थी उसके उपरांत जिले में अभी तक कुल मिला के 25 एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुछ मीडिया के बंधु हमसे पूछ रहे थे कि कितने एफआईआर हुए हैं, तो जिले में अभी 25 एफआईआर प्रतिबंधित हुए हैं। कुल मिला के 22 लोग जो है नामजद हैं
और जो हैं सैकड़ों अज्ञात पे केस हुआ है। इनफैक्ट इस पूरे मामले की जांच के लिए ऑलरेडी एक SIT फ्रेम किया गया है और वो SIT के साथ हमारा एनालिसिस विंग है, हमारा टेक्निकल विंग है। जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य हैं, चाहे वो CCTV फुटेज का हो, चाहे वो ड्रोन कैमरा का हो, हमारा कंट्रोल रूम कैमरा की स्थिति हो, मीडिया बंधुओं से जो कुछ आए हैं हमारे पास वो हैं रिकॉर्ड, कुछ साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए हैं, CID की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम लोगों का काम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। सेम टाइम हम लोगों की सबसे प्राथमिकता थी जिले में अमन चाल दुरुस्त करने के लिए। इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय के द्वारा रांची जिले में 3500 के ऊपर फोर्स दिए गए हैं। इस फोर्स में हमारे रैपिड एक्शन फोर्स जो ट्रेंड होता है, उसके अलावा रैप और ATS, STF, जिला पुलिस के कर्मी और जो हमारे लोकल इनपुट्स के लोग होते हैं वो लोग शामिल हैं। रांची में जमीयत उलमा हिंद के एक वफ्द ने DIG से मुलाकात की और तशद्दुद के वाकयात को लेकर बातचीत की। वफ्द का कहना है कि DIG ने भरोसा दिलाया कि SIT की रिपोर्ट आने के बाद कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। ये वफ्द महलूक के अहले खाना से भी मुलाकात करेगा। परसों जो बनाव बना है वो सिर्फ रांची ही में नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में, लेकिन रांची की शबीह थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई, यहाँ जानी नुकसान हो गया। तो जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, उनके फ़ैसले से हम लोगों ने यहाँ सफ़र किया है। आला अफसरान से मुलाकात की जाए और जो शहदा हैं उनके घरों में जाकर के उनसे मिलें, जो ज़ख्मी हैं उनसे मिलें और ये अपील की जाए कि शांति बाकी रखी जाए, किसी तरह की बदअमनी नहीं होनी चाहिए। उसी हवाले से भी हमने DGP साहब से मुलाकात की है, DIG साहब से मुलाकात की है और फिर अभी इंशाअल्लाह DCP साहब से मुलाकात करेंगे और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा। इत्मीनान दिलाया है, SIT को इन्होंने बना दिया है, वो जांच कर रही है। एक हफ्ते के अंदर अंदर करेंगे, रिपोर्ट आ जाएगी, फिर जो कसूरवार होगा उसे देखेंगे उसी हिसाब से। अभी जा रहे हैं, जो 2 शहीद हुए हैं उनके घर को जाएंगे, फिर कोशिश कर रहे हैं कि DGP साहब से भी मुलाकात कर लें। अगर आज मुलाकात हो गई तो राज्यपाल साहब से भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। CM साहब से कोशिश कर रहा हूँ मिलने के लिए, लेकिन सुनाओ किसी से मिलते नहीं, तो अब देखते हैं क्या होता है। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर एहतजाज के मामले में पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। जुमे को बीजेपी के मुताबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा के शान रिसालत के बारे में काबिल एतराज तफसीर पर गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। इस मुजाहरे में लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। मुजाहरे के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। फ्राइडे की जो नमाज होती है उसमें एक बड़ी गैदरिंग होती है, तो हम लोग पहले से ही इसके लिए सेंसिटिव थे कि यहाँ कुछ हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है कि लोग नमाज अदा करने के बाद आए और एकदम से बैनर्स और प्लेकार्ड्स और ये सब वहां जो निकले हैं, तो जाहिर सी बात है कि देयर इज सम काइंड ऑफ प्लानिंग बिहाइंड इट। तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इट। वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग मैसेजेस दैट वर सर्कुलेटेड ऑन व्हाट्सएप। तो जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस चले एक दिन पहले, कोई पोस्टर और कुछ स्टेटस में भी लोगों ने पिक्चर्स लगाई हैं, उसको भी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना रहे हैं। और वो लोग वहां पे आए हैं, कहाँ से आए हैं, लोकल्स हैं या बाहर के रहने वाले हैं, वो सब हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। जो अभी शुरुआती जांच में हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है, 3-4 लोग हैं जो कम से कम यहीं के रहने वाले हैं। उसके अलावा कई लोग बाहर के भी नजर आ रहे हैं, उनको पहचानने में टाइम लग रहा है। तो ज्यादातर लोग बाहर से ही आए थे, लेकिन यहाँ के लोकल्स भी इसमें रहे हैं। अभी हमने 188 में मामला दर्ज किया है, जो कि इलीगल लॉफुल डायरेक्शंस को तोड़कर कुछ और करने जो उन्होंने किया है वहां पे, उसके अगेंस्ट किया गया है। लेकिन इसमें और भी धाराएं अब जोड़ी जाएंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी जयपुर में मौजूद हैं। वो आज जयपुर के करबला मैदान में होने वाली अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में 1 लाख से ज्यादा लोग शरीक हो रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से खुसूसी बातचीत में मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि हम मुल्क में अमन व अमान चाहते हैं। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना सज्जाद नोमानी, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, जयपुर अपनी यात्रा पर हैं। राजस्थान में जयपुर में आप पहुंचे हैं, किस तरह से आप यहां शिरकत कर रहे हैं, क्या तैयारियां रहेंगी, लोगों से क्या खिताब आप करेंगे? देखिए, पूरे मुल्क के अवाम को इस वक्त बहुत साफ लफ्ज़ों में ये बताने की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क ख़तरे में है। मुल्क में कोई एक कम्युनिटी ख़तरे में नहीं है, मुल्क ख़तरे में। अब तो हालत ये है कि
हर मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर देने की अब कोशिश है और खुल्लम खुल्ला है। तो ये बात बिल्कुल सिर्फ इसका मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं ज़ोर देना चाहता हूँ कि इसका इंडिया के आइडिया पर और उसका जो यूनिक सैलिएंट फीचर है, जो डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से इंडिया का अपने एक मुकाम पूरी दुनिया में था, और अफसोस ये है कि मुझे था कहना पड़ रहा है। हमको ये बात अच्छी नहीं लगती कि अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री 2 साल तक लगातार वो ये रिपोर्ट पेश करे कि भारत में मजहबी आज़ादी ख़तरे में। मुझे एज ए इंडियन और एज ए मुस्लिम बिल्कुल ये बात पसंद नहीं है कि हमारे मुल्क की बदनामी हो, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि दूसरे मुल्क हमारे मुल्क के मामलात में दखल दें। आपने अभी ज्ञानवापी की बात की, उसके बाद कई मस्जिदों में इस तरह के मामला सामने आए जिसमें शिवलिंग खोजने की बात की गई, और ख़ुद आरएसएस के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी ये कहा कि अब हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की ज़रूरत नहीं, जिससे जो हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी इस तरह की स्थिति देखते हैं कि जो मसला बढ़ता जा रहा है वो किसी तथ्य से या किसी सबूत से ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचा रहा है ये मसला? आपने आरएसएस के प्रमुख को कोट किया, वो इस पोजीशन में हैं कि वो एक बयान दें। इस पोजीशन में तो हम लोग हैं। वो इस पोजीशन में हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपने यहाँ बुलाकर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि विद आयरन हैंड्स इन सब एलिमेंट्स को रोको और कानून को नाफिज करो। वो इस पोजीशन में है। कौन नहीं जानता कि इस वक्त गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं है, आरएसएस की है। कौन नहीं जानता कि रिमोट कंट्रोल नागपुर में है। वो एक बयान देकर क्या मुल्क के लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? मैं एक बहुत बड़े संगठन के काबिल एहतराम सदर के बारे में ऐसी बात सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर वो सिंसियर हैं तो वो अपना फ़र्ज़ अदा करें, और अगर गवर्नमेंट उस पर भी उनकी बात नहीं मानती तो आरएसएस की वो जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाने के बाद फैसला करें कि क्या ये गवर्नमेंट की सपोर्ट हमको जारी रखनी चाहिए। सबसे मजबूत लीडर, स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इस मुल्क में नरेंद्र मोदी नहीं है, मोहन भागवत है, हम सब जानते हैं। तो अब ये अपनी ताकत और पावर का इस्तेमाल न करके इस तरह की बात करना, उस दिन जिस दिन कि अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट की खबर आ गई, शायद इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने इमेज को कुछ सुधारने की कोशिश है। जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बयान दिया गया, उस पूरे मसले को लेकर के जो एहतजाज हैं पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, टकराव भी बढ़ रहे हैं। कई इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने और कई मुल्कों ने इस मसले पर अपना सख्त रवैया दिखाया है। आपका क्या स्टैंड? मैं एक से ज़्यादा बार अपनी बात कह चुका हूँ। जिन मुल्कों ने इस मौके पर बयान जारी किए और इंडियन एम्बेसीज़ के ऑफिशल्स को बुलाया, समन किया, प्रोटेस्ट किया, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि वो इससे ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो बहुत मजबूत हैं इस वक्त। यूएई के रिलेशन, सऊदीया के रिलेशन, सऊदीया का सबसे ज़्यादा बड़ा अवार्ड पूरी दुनिया में किसी लीडर को शायद उन्होंने अब तक नहीं दिया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया उन्होंने। वो एक फ़ोन कर दें अगर कि ये वी कैन नॉट नो मोर टॉलरेट दिस, तो यहाँ के हालात बदल जाएंगे। ये जो नुपुर शर्मा जैसे लोगों ने जो कुछ कहा है, इस पर गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की, पार्टी ने कार्रवाई की। विपक्ष को कितना मजबूत मानते हैं आप? जिस तरह के हालात हैं उस हिसाब से क्या तैयारी होनी चाहिए? विपक्ष क्या अपनी बात को रख पा रहा है, लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहा है? मुझे तो आप पहले इस बात का कोई सबूत दीजिए कि इस मुल्क में विपक्ष नाम की कोई चीज़ है। इस मुल्क में इस वक्त आइडियोलॉजी की सियासत सिर्फ बीजेपी कर रही है, और वो भी आरएसएस की वजह से, उस बैकग्राउंड की वजह से। आइडियोलॉजी किसी के पास नहीं है, न कांग्रेस के पास है, न समाजवादी पार्टी के पास है, न किसी के पास है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम लोग इनके जो जज्बात हैं उनको समझेंगे और पैगाम नौजवानों तक पहुंचेगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। मुल्क भर में आनत रसूल के खिलाफ गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नुपुर शर्मा की मुश्किलात में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। अब कोलकाता के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ पैगंबर इस्लाम के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरा करने पर मिदनापुर में भी FIR दर्ज कराई गई है। TMC अक़लियती सेल ने मशरक़ी मिदनापुर के कोंटाई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने IPC की दफा 153A, दफा 544 और दफा 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले भी नुपुर शर्मा के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं। उधर मुंबई पुलिस ने बीजेपी के साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा को पैगंबर इस्लाम पर काबिल एतराज तबसरा करने के ताल्लुक से नोटिस भेजा है। नुपुर शर्मा को 25 जून को बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई पुलिस के सामने पेश होना होगा। मुंबई पुलिस ने नोटिस जारी किया है और इन्हें पायधोनी पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है। रजा एकेडमी की शिकायत पर पायधोनी पुलिस स्टेशन ने नुपुर शर्मा के खिलाफ ताज़ीरात हिंद के मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज की थी। ख्याल है कि नुपुर शर्मा ने एक निजी टेलीविजन चैनल पर शान रिसालत में गुस्ताखी की थी, जिस पर कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर रद्द अमल सामने आ रहे हैं। राजस्थान हुकूमत के नायब वजीर आला सचिन पायलट ने लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरकजी हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियों की तहकीकात पर सवाल उठाए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भेजा गया नोटिस एक सियासी हथकंडा है। उन्होंने कहा कि 13 जून को हम राहुल गांधी के साथ ईडी के दफ्तर के बाहर सत्याग्रह करेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि 8 साल हो गए, आज अगर पूछा जाए कि महंगाई बढ़ रही है तो मौजूदा हुकूमत गोलमोल जवाब देगी। उन्होंने कहा कि हम न डरने वाले हैं और ना ही पीछे हटने वाले हैं, सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक जवाब देंगे। हमारे कार्य समिति के सदस्य, प्रमुख नेता उनके साथ जाएंगे और आज 12 जून को देश की तमाम राजधानियों में हमारे कांग्रेस के नेता जा रहे हैं और जनता में आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आरोप लगा दे, झूठे केस दर्ज कर ले, समन कर ले, छापे डाल ले, जांच करवा ले, लेकिन हम लोग हमारी राजनीतिक जिम्मेदारी को निभाएंगे। एक सक्षम और एक प्रभावशाली विपक्ष जो हम लोग हैं, हम अपना कर्तव्य और का निर्वहन हमेशा करते रहेंगे। और ये बात भी सच है साथियों कि पिछले 6-7 सालों में अगर किसी व्यक्ति ने मोदी जी को, उनकी सरकार को, केंद्र की सरकार को सीधा राजनीतिक चुनौती दी है तो वो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हैं। इसलिए जो क्षेत्रीय दल हैं उन पर शायद केंद्र सरकार का इतना फोकस नहीं रहता, लेकिन ईडी, CBI, इनकम टैक्स का जो घोर दुरुपयोग हो रहा है
उसको देश भी देख रहा है और देश ये भी जानना चाहता है कि जब पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, हर वर्ग आज परेशान है, किसान से लेके छात्र, छोटा उद्योग से लेके बड़े, हर वर्ग में आज असंतोष है, बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज बढ़ रही है, जवाब देने को तैयार नहीं है। मुझे दुख इस बात का होता है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो झूठे मुंह आके ये बोलते भी नहीं कि हम महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे या हम रोजगार पैदा करने की कोशिश करेंगे। विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहना, लोगों का ध्यान भटकाना, वोट ले लेना और फिर शासन का दुरुपयोग करना, ये लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपराएं नहीं है। इसलिए हम निंदा करते हैं जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है और लगातार करते चले जा रहे हैं। हर जगह हस्तक्षेप हो रहा है, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो। इसलिए राहुल जी का कल जो समन आया है वो शुद्ध रूप से राजनीतिक है। हर कानूनी जवाब हम लोग पहले भी देते आए हैं, आज भी देंगे, लेकिन इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप कर षड्यंत्र पूर्वक भावना से नेताओं को प्रभावित कर डराने की जो कोशिश है वो पूरी तरह नाकाम रहेगी। कल पूरी कांग्रेस पार्टी नेताओं के साथ खड़ी रहेगी। उधर शिवसेना लीडर संजय राउत ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत पर मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए कहा कि 48 घंटे तक ईडी हमारे हाथ में दे दें तो देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना को वोट देंगे। दरअसल संजय राउत ने मरकजी हुकूमत पर ईडी का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए हर बार यही कहा कि शिवसेना इनसे नहीं डरती। इससे पहले राउत ने इल्जाम लगाया था कि हम पूरे मुल्क में जहां भी इंतखाबात होने वाले होते हैं या जब रियासती हुकूमत में अदम इस्तेहकाम पैदा होता है तो ईडी और सीबीआई को भेज दिया जाता है। आम्ही काय बोलतोय हे त्यांनाही माहिती आहे आणि भाजपलाही माहिती आहे। आमच्या हातामध्ये जर 2 दिवस ईडी दिलं तर देवेंद्र फडणवीस सुद्धा शिवसेनेला मतदान करतील। सीपीआई लीडर चाड़ा वेंकट रेड्डी ने बीजेपी पर मुल्क में नफरत पैदा करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुल्क बनाना चाहती है, इन्हें दीगर मजाहिब से कोई लेना देना नहीं है। चाड़ा वेंकट रेड्डी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई गुस्ताखी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तमाम मजाहिब का एहतराम करना चाहिए। बीजेपी का मतलब ही है हिंदू राज्य बनाना, हिंदू सेंटिमेंट के ऊपर चलते हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन, अदर्स, जैन्स, इसके बारे में वो लोग नहीं सोचते। इसलिए मोहम्मद प्रवक्ता के ऊपर जो वर्स्ट लैंग्वेज यूज़ किए हैं उसके ऊपर डेफिनेटली देश भर में आंदोलन तो हो रहा है। ये इसके पीछे पाकिस्तान है बल्कि जो प्रहलाद पटेल केंद्र सेंट्रल मिनिस्टर बोल रहे हैं वो तो झूठ है। पाकिस्तान को यहाँ क्या रिलेशन है? यहाँ लोग हैं, ये यहाँ भी मुस्लिम्स है, यहाँ भी क्रिश्चियंस है, यहाँ भी जैनिस है, यहाँ भी कई मत वाले हैं। तो इसलिए वो झूठ बातें बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। किसी हाल में लोग तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। नुपुर शर्मा बीजेपी का जो रिप्रेजेंटेटिव प्रेस में बोले हैं मोहम्मद प्रवक्ता के ऊपर, उसके बारे में ये गड़बड़ हो रहा है, मगर ये ठीक नहीं है। मुस्लिम भी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, शांति से रहना है और हिंदू सेंटिमेंट्स, मुस्लिम सेंटिमेंट से ही झगड़ा होगा। ये इंडिया में हिंदू मुस्लिम भाई भाई के जैसा अभी तक ज़िंदगी बिता रहे, वैसे ही रहना चाहिए, वही सीपीआई चाहती है। सीपीआई लीडर नारायणा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जात पात की सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इंतखाबात के मौके पर जो वादा किया था वो आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ। सिर्फ सरमायादारों के मफाद में ही फैसले लिए जा रहे हैं। अशिया ज़रूरिया के अलावा पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर ही मुल्क में बहस चल रही है, जो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। This is the 8th year
Modi announced a surgical strike on black money. What he said at that time, now it is a reverse here. So he promised that the black money will be curbed, and drug mafia also will be curbed, and terrorism will be going to stop, and at the time. इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस फोर्स के वाटर विंग ने आज आईटीबीपी कैंप तेजपुर आसाम में अपना 10वां यौम तासीस मनाया। जल विंग का क़याम 12 जून 2012 में अमल में आया था। इस मौके पर खिताब करते हुए डीआईजी तेजपुर जीसी पुरोहित ने कहा कि जल विंग मुल्क की सलामती में बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली और बार बार आने वाली आफत मुस्तकबिल में इसकी अहमियत को बढ़ा देगी। कमांडेंट वाटर विंग डॉक्टर दीपक कुमार पांडे ने बैनुल-अक़वामी सरहदों पर तनाज़ात के मंजरनामे और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ में वाटर विंग के किरदार पर रोशनी डाली। उन्होंने प्योंगयांग तस्सू, दरियाए सिंध, दरियाए चोंग, चीन मो और दरियाए श्योक के तहफ़्फ़ुज़ में वाटर विंग के किरदार की वजाहत की। उन्होंने लद्दाख और शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में बहुत से दरियाओं जैसे ब्रह्मपुत्रा वगैरह में वाटर विंग के किरदार पर तफसीली बातचीत की। न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा तरीन आदादोशुमार में आज तक को पीछे छोड़ दिया है। खबरों की तेज रफ्तारी, मसाइल पर मजबूत गिरफ्त और मुल्क के सबसे ज्यादा तजुर्बेकार चेहरों की वजह से न्यूज 18 इंडिया आज तक के बाद सबसे फातेह बनकर उभरा है। ब्रेकिंग न्यूज हो, जमीनी रिपोर्ट्स हो, मसाइल पर बहस हो या मुल्क और बैरून मुल्क की खबरों का मुतवाज़िन जायजा, न्यूज 18 इंडिया हर मेयार पर पूरा उतरा है। गैर जानिबदाराना और दुरुस्त खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया देखते रहें।